9वें नंबर सवाल में आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, अब ये सब चारों के चारों पढ़ के ही देखने हैं कि कौन सा सही है। पहली बात क्या हो गई कि प्राथमिक अनुक्रिया बहुत तीव्र होती है। प्राथमिक अनुक्रिया कहने का अर्थ ये हो गया कि पहली बार कोई रोगजनक अगर शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो लड़ते हैं, लेकिन क्या ये बहुत तेजी से बहुत तीव्र उस पर प्रहार होता है रोगजनक पे, क्या ऐसा होता है? नो। तो पहला तो नहीं होने वाला। दूसरा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी द्वितीयक अनुक्रिया धीमी होती है। अगर एक बार आ चुका है पैथोजन, एक बार रोगजनक शरीर में प्रवेश कर चुका है, बहुत धीरे धीरे हुआ, फास्ट तो नहीं, बहुत धीरे धीरे उसके खिलाफ जो है प्रतिरक्षा बनी। अब बन के वो तैयार हो गया है, अगर वही रोगजनक दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करे तो दोबारा अगर वो शरीर में प्रवेश करता है तो ये द्वितीयक कहलाएगी। तो ये क्या बहुत स्लो होगा, बहुत धीमा होगा? नो, ये तेजी से होगा, क्योंकि पहली बार में जो रोगजनक आया था उसके खिलाफ आपके शरीर में प्रतिरक्षा बन चुकी है ना। तो अब दोबारा वही रोगजनक अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से होगी। ठीक है, तो वही बात है कि ये जस्ट उल्टा है, ये लिखा हुआ है बहुत तीव्र और ये लिखा है बहुत धीमा, तो ये दोनों तो नहीं होने वाला। अगला देखिए, अगला लिखा है वैक्सीनेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। टीकाकरण प्रतिरक्षा तंत्र के याददाश्त के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो टीकाकरण किया जाता है, जो आपको वैक्सीन दिया जाता है, वो वैक्सीन जो दिया गया वो क्या है, एक याद की तरह, एक याददाश्त की तरह काम कर रहा है। कहने का मतलब जैसे कि कोरोना वाला वैक्सीन आपको पड़ गया, तो वो कोरोना वाला वैक्सीन क्या था, वो कोरोना का रोगजनक ही था जो आपके शरीर में डाला गया। अब वो डाल करके आपके शरीर से ऐसा प्रतिरक्षा उत्पन्न किया गया है कि कोरोना बाद में कभी भी आएगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना करके, प्रतिरक्षा बना करके उसको मारा जा सकता है। तो एक याददाश्त के तौर पे डाल दिया गया ना, अब कभी भी कोरोना का विषाणु शरीर में घुसेगा तो उसके खिलाफ हमारा बना करके तैयार करेगा एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये याद की तरह ही तो है कि चलो तुम याद रखो कि इस तरीके से तुमको एंटीबॉडीज बनाना है। ओके, तो ये जो आपका तीसरा है, ये तीसरा सही तो है, लेकिन चौथा भी देख लिया जाए कि चौथा क्या है। चौथा दिया हुआ है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षी का उत्पादन टी लिम्फोसाइट यानी टी लसिका कोशिका से होता है। क्या ये सही है? नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जस्ट सेट 3 के लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लगभग कुछ था लास्ट में 1-2-3 क्वेश्चन पहले शायद, जिसमें कि मैं आपको समझाई थी कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वो हेल्पर सेल है, वो मदद करता है। किसकी मदद करता है? बी लिम्फोसाइट की, है ना, बी सेल की। क्या मदद करता है? जैसे कोई रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश किया तो वो किस प्रकार का रोगजनक है, वो किस अणु का बना हुआ है, उस अणु को पहचान करके और बी लिम्फोसाइट को बताना कि एक केमिकल मैसेंजर, एक रासायनिक संदेश के द्वारा कि इस प्रकार का अणु वाला रोगजनक आ रहा है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना है। ठीक है, और वही एंटीबॉडीज, वही प्रतिरक्षा वो बनाता है कौन? बी लिम्फोसाइट। तो यहाँ ऑप्शन तो टी लिखा हुआ है, तो यहाँ टी अगर दिया है तो टी लिम्फोसाइट नहीं बनाता, तो मुख्य तौर पे सही जवाब सी हो गए। सी हो गया सही जवाब। ओके, चलिए आगे देखिए क्या है। सवाल नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? परागकण निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुत आसान सवाल है। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? इस परागकण के अंदर क्या रहता है? ये किस तरफ किसको आगे लेकर बढ़ता है? यही सीधी सी बात है, किसको आगे लेकर बढ़ेगा? ये नर युग्मकोद्भव होगा, स्त्री युग्मकोद्भव होगा, या लगता है दोनों होगा, या लगता है इन दोनों में से कुछ नहीं होगा? तो सीधी सी चीज़ है कि परागकण क्या हो गया? परागकण है नर युग्मक। नर युग्मक भी नहीं है, नर युग्मक तो उस परागकण के भीतर उपस्थित रहता है। ठीक है, तो परागकण एक ऐसा भाग है जो पादप में बनने वाला एक नर युग्मक को तैयार करने का एक पैकेट है, एक थैली की तरह है। तो ये जब पता है कि ये नर युग्मक से संबंधित है तो मादा की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो यहाँ पर जो स्त्री यानी मादा
युग्मोद्भव क्या लिखता है, युग्मोद्धित बोलते हैं इसको, लिखा हुआ अलग, युग्मोद्धित कहते हैं। तो मादा युग्मोद्धित जो होती है वो तो संभव ही नहीं है। अब बात हो गई यहाँ नर की, तो नर है और बोथ दिया है, तो अगर ये नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और ये जब हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ए, नर युग्मोद्भव। ये हो गया स्त्री के, स्त्री जो है मादा, ये नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। अगला सवाल है नंबर 11। ये भी बहुत आसान सवाल है। कैसे आसान है देखिए, सीधी सी चीज़ें पूछी जा रही है कि जो 4 विकल्प आपका दिया हुआ है, इस चारों विकल्प में फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी का भाग जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, कि निम्न में से कौन डिंब वाहिनी का भाग नहीं है, फैलोपियन ट्यूब का भाग जो नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिए, इस्थमस लिखा है, तुम्बिका यानी एम्पुला, ये इनफंडिबुलम यानी कीपक, वो कीप की तरह रहता है ना, उंगली जैसा झालर जैसा लगा हुआ पीछे साइड वाला, तो इनफंडिबुलम, और सर्विक्स गर्भाशय। क्या हो जाएगा सही जवाब, जो भाग नहीं है। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही सही जवाब है, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा। ये फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों के तीनों भाग हो गए डिंब वाहिनी के, अंडवाहिनी के। ठीक है, वो आपको पहले भी बताया गया, डायग्राम तो अच्छे तरीके से आपको याद है, तो ये क्लियरली आपको पता है कि ये तीनों उसमें रहता है। ये तो सर्विक्स ग्रीवा, तो ये नीचे की भाग है, वो जनन मार्ग का भाग है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। ओके, सवाल नंबर 12 भी बहुत आसान है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही थी उस वक्त मैं एकदम आपको बहुत ध्यान से बताई थी कि ये एक ऐसा सवाल है कि ये पूछा ही जाता है और कॉमन सा सवाल है, कई बार पूछा गया है। जब आप लोगों का इस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले एग्ज़ाम नहीं भी होते थे, तब भी जब सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, रिटन वाला, लिखने वाला आप लोगों का होता था, लिखित परीक्षा, तो उसमें भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं और ये कई बार पूछा गया है। इस वजह से मैं कई बार इसको बताई भी थी कि ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जो पूछा जाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इज लोकेटेड एट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। यहाँ तो फुल फॉर्म आपको लिख दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में सवाल बदल भी दिया जाए, खाली लिखा जाए यहाँ की CDRI का फुल फॉर्म क्या होगा और 4 CDRI से ही फुल फॉर्म तैयार कर दे, लेकिन सही में क्या होगा तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ से 2 सवाल तैयार हो गया, इसको पलट के पूछा जा सकता है। अब यहाँ आपका जो सवाल है, यहाँ पूछा जा रहा है ये है कहाँ, भारत में तो है लेकिन भारत में कहाँ है वही बताना है। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, रांची। क्या हो गया, वेरी गुड, ऑप्शन सी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में ये CDRI है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। सवाल नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, 13 में है, यदि एक जोड़े की 5 लड़कियां हैं तो छठे बच्चे के लड़की होने के प्रतिशत संभावना कितनी होगी। मतलब कि अगर कोई लड़की है, कोई ऐसा जोड़ा है जिसमें 5 बच्चियां पहले से है और छठे बच्चे अगर होंगे तो उसका औसतन प्रतिशत क्या चांसेस बनता है, क्या उसका चांस बनता है कि कितना प्रतिशत चांस है लड़के होने का कि लड़की होने का। पर यहाँ आपको पूछा जा रहा है लड़की का स्पेशली, पहले से 5 लड़की है लेकिन कितना प्रतिशत चांस बनता है कि अगला जो छठा बच्चा होगा वो भी लड़की ही होगी या नहीं होगी, क्या कितने प्रतिशत चांस हैं। तो सीधी सी चीज़ है, ये ऑप्शन बी होगा, 50% चांस है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। अब पहले से 5 लड़की हो या 5 लड़का हो या पहले से 10 बच्चियां हो, 10 बच्चे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हर बार से एक, जब भी नए बच्चे का निर्माण होगा तब एक ही चीज़ है कि 50% ये चांसेस होता है कि लड़के होने का और लड़की होने का। कैसे? क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 44 + XX ये मादा के लिए लिखते हैं, ये मादा का गुणसूत्र होता है, और 40 + XY ये पिता का गुणसूत्र होता है। माता में जब भी युग्मक बनेगा तो 22 + X वाला ही बनेगा, दूसरा कुछ बन ही नहीं सकता है। लेकिन जो नर में होगा वो
22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये दोनों प्रकार का युग्मक बनता है, दोनों ही प्रकार का एक्स और वाई दोनों, वो भी एकदम 50-50%, 50-50% दोनों बन रहा है, कम ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी दोनों युग्मक पर ही निर्भर करता है कि लड़का होना है या लड़की होना है। ठीक है, तो ये तो जब भी नए बच्चे का निर्माण होगा तब ये प्रतिशत 50% ही रहने वाला है। आगे चल के ये भी बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है, बिल्कुल 50% चांसेस है। तो लड़की होने के 50% चांसेस हैं। ये बहुत सीधा सा सवाल है, लेकिन थोड़ा आपको उल्टा करके पूछा जा रहा है बस। ठीक है, तो पहले से 5 लड़कियां हैं, छठे बच्चे क्या होंगे, पहले से 10 बच्चियां रहे, 10वें बच्चे का क्या चांसेस होगा, तो भी वही चांसेस होगा, 50% ही। कारण ये है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखिए क्या होगा। 14 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, लैक ऑपरेंट मॉडल, लैक प्रचालक का सिद्धांत निम्न में से किनके द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है वो तो ठीक है, पर ये लैक ऑपरेंट मॉडल, ये लैक प्रचालक का सिद्धांत, लैक प्रचालक होता क्या है वो तो पहले जानिए। आपको मैं बताई थी कि डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उस डीएनए में किस किस प्रकार के जीन उपस्थित है जो कि इसको आरएनए को तैयार करता है। जब ये आरएनए तैयार होता है तो आरएनए जब तैयार होता है तो आरएनए किस तरह का, एमआरएनए तैयार होता है। एमआरएनए जब तैयार होता है तो उसमें जो उपस्थित अलग अलग प्रकार के जीन हैं डीएनए के ऊपर, तो वो डीएनए के ऊपर जैसे कि प्रोमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई, ए, इस तरह के बहुत सारे जीन आपको बताए गए थे, शायद आपको याद हो। ठीक है, अगर याद नहीं है तो हल्का सा मैं आपको यहाँ बनाकर समझा देती हूँ। जैसे ये डीएनए इस तरीके से है, इसी डीएनए से एक कड़ी वाला आरएनए बनकर तैयार होता है। ठीक है, वो भी एमआरएनए। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा जीन ऐसा है जो इसको निर्मित करने में मदद करता है। तो इसमें जो है प्रोमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, जेड, वाई, ए जीन है, और कहीं पर जा कर के एक टी जीन भी होता है जिसको टर्मिनेटर जीन कहते हैं, है ना। तो प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और जेड, वाई, ए जीन, ये जो है स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है, क्योंकि इसी से ये एमआरएनए का धागा बनकर तैयार होता है। ये प्रोमोटर और ऑपरेटर तो उसको प्रमोट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है कि चलो भाई बनाना शुरू करो, पर ये जो नया धागा बनेगा एमआरएनए की मदद, डीएनए की मदद से एमआरएनए, तो एमआरएनए ये नया धागा बनेगा किस जीन से, वो ये जीन हुआ जिसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, लैक ऑपरेंट मॉडल मतलब लैक्टोज, लैक मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है, अब लैक्टोज अगर इसमें जाएगा, जब प्रोमोटर ऑपरेटर तब ना ऑपरेट करेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी ना वो बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पे एक रासायनिक तत्व जुड़ेंगे जो कि इसको ऑपरेट करेगा कि हाँ भाई ऐसा बनाता चला जाओ। जब यहाँ लैक्टोज जुट जाएगा, तो लैक्टोज जब जुटेगा तो इससे एकदम फिक्स है कि जेड, वाई, ए से किस प्रकार का बनेगा, किस प्रकार के यहाँ पे बनेंगे इसमें से कोड, और यही कोड आगे चल के कैसा प्रोटीन बनाएगा ये तय हो जाता है यहाँ लगे उस तत्व से। अब जैसे लैक्टोज जो तत्व यहाँ लगा, तो ये जो मुख्य तौर पे 3 यहाँ पर बनता है, वो 3 फिक्स है कि लैक्टोज लगने से क्या बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लैक ऑपरेंट मॉडल। एक तरह का लक्स ऑपरेंट मॉडल भी होता है, लक्स ऑपरेंट मॉडल, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे ढंग का रसायन जुटेगा ना लैक्टोज को छोड़ करके, उसको बोलते हैं इम्प्रेसर, जो अंदर धंस के बैठता है। तो जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो यही जीन दूसरे प्रकार का प्रोटीन तैयार करेगा, वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वही परमीएज तैयार नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? यही बात है। तो आखिर लैक्टोज वाला जो सिस्टम कि लैक्टोज लगा देंगे तो क्या क्या बनकर तैयार होगा, ये फाइनली किसने बताया, यही आपको बताना है कि ये जो पूरा मॉडल तैयार करके जिसने दिया वो कौन थे। तो वो हो जाएगा आपका जैकोब एंड मोनार्ड, हर्शे एंड चेज, डार्विन या मेंडल। वेरी गुड, ऑप्शन ए जैकोब एंड मोनार्ड ये सही जवाब है। जो लैक ऑपरेंट मॉडल है, ये जो पूरा नमूना तैयार करके दिया गया है लैक्टोज का, ये सब जैकोब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया। ओके, चलिए आगे देखिए।
15 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है देखिए। 15 नंबर में डीएनए प्रतिकृतियन एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है, इसे प्रायोगिक रूप से किसने सिद्ध किया है। आपको पता है कि रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन में प्रतिकृतियन कह रहे हैं, तो प्रतिकृतियन क्या हो रहा है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया। आपको मैं नोट्स समझाने के वक्त समझाई थी कि ये डीएनए से डीएनए किस तरह बनता है, इस पे 3 मत दिए गए थे, ठीक है। एक डिस्पर्सिव मेथड, एक कंजर्वेटिव मेथड और एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डिस्पर्सिव मतलब होता है कि बिखरना, उसमें जितने क्या बोला गया था इसमें कि जितने अणु लगे हुए हैं डीएनए में, वो डीएनए के सारे अणु टूट करके बिखर जाते हैं और उसी से फिर नया अणु जुट के नया डीएनए बन जाता है। पर इस मत को साबित कोई नहीं कर पाया, किसी साइंटिस्ट ने इस मत को साबित नहीं किया, तो इसको लोग नहीं मानते हैं। तो डिस्पर्सिव मेथड को नहीं माना जाता कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो है डिस्पर्सिव होती है। दूसरा है कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मतलब हो गया कि संरक्षी मत, ठीक है। संरक्षी मत में क्या बोला गया था कि एक डीएनए है और दूसरा डीएनए फटाक से ऐसे कॉपी कर गया, जीरोक्स कॉपी की तरह। अब कैसे कर गया इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ इस पर, ना कोई साबित हो पाया कि ऐसा होता है, एक डीएनए है दूसरा डीएनए जीरोक्स कॉपी की तरह बन गया, कैसे बन गया, तो इसको भी नहीं मानते हैं लोग। लेकिन जो अर्ध संरक्षी मत है, ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई अर्ध संरक्षी तरीके से ही डीएनए से डीएनए बनता है। तो इसको किसने प्रूफ किया, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सीधी सी चीज़ एक बता दूं, याद दिला दूं कि हमें पता है कि डीएनए जो है वो कुछ इस तरीके से है। यही डीएनए आपका जो है दोनों कड़ी अलग होना शुरू हो जाता है और नई कड़ी बनकर तैयार होती है इसके साथ। तो ये अर्ध संरक्षी मत इसी को बोलते हैं कि एक जो है पुरानी कड़ी है और एक नई कड़ी है दोनों तरफ। तो ये पूरी एक डीएनए बन गई, ये भी पूरी एक डीएनए बन गई। तो पहले तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डीएनए था ये, और ये 2 डीएनए बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है अर्ध संरक्षी, क्या आधा ही, ये आधा पुराना आधा नया, इसको प्रूफ किया था, वही नाम बताना है। मैं थोड़ा और याद दिलाऊं, N14 N15 का प्रयोग हुआ था, जो कि N14 एक लाइट नाइट्रोजन, N15 एक हैवी नाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है। हैवी मतलब ये भारी कहते हैं और इसको हल्का कहते हैं। इस नाइट्रोजन का उपयोग करके प्रूफ कर दिया गया था कि हाँ एक जो कड़ी होती है वो पहले वाली ही कड़ी रहती है, एक ही कड़ी है जो नई बनती है। यही एक्सपेरिमेंट किसने किया था आपको बताना है। जैकोब एंड मोनार्ड, हर्शे एवं चेज, डार्विन या मेसेल्सन और स्टाल। क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेसेल्सन एंड स्टाल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था N14 N15 वाला, ओके। और जिससे ये प्रूफ हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी प्रक्रिया से ही डीएनए निर्मित होती है, ओके। चलिए आगे देखिए क्या है। अगला सवाल है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मामले में आनुवांशिक तथा प्रारूपी अनुपात समान होगा। मीन्स जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात दोनों समान होगा, ऐसा इस ऑप्शन में से किस में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ना, मल्टीपल एलिज्म, बहु अलीलता यानी बहुविकल्पता, कोडोमिनेंस सह प्रभाविता, स्यूडो डोमिनेंस मिथ्या प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता। तो मैं आपको बताई थी कि इसमें जो कोडोमिनेंस है और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये दोनों के दोनों ही सही जवाब हैं। इसमें बहुविकल्पता बिल्कुल नहीं होने वाला और मिथ्या यानी स्यूडो प्रभाविता, स्यूडो डोमिनेंस भी बिल्कुल नहीं होने वाला। अब ये जब दोनों सही होगा तो दोनों सही वाला करने का ऑप्शन भी तो नहीं है, ऑप्शन होना चाहिए ना कि बी एवं डी दोनों। अब क्या करोगे, तो ये थोड़ी सी ऑप्शन में दिक्कत होती है। कोडोमिनेंस में भी उसका जो जीन अनुपात है और जो अनुपात उसका फिनोटिपिक अनुपात है, जीन और उसमें विजिबिलिटी वो कैसा दिखेगा आगे चल के, वो दोनों अनुपात समान होता है। कैसे, देख लीजिए। मीराबिलिस जलापा नाम का जो पुष्प है उसमें 2 प्रकार के रंग होते हैं, लाल और सफ़ेद, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक लाल फूल है, दूसरा सफ़ेद फूल है। जब उसको क्रॉस कराओगे तो ऐसा बनकर तैयार होगा।
जो मोनोहाइब्रिड एक संकर क्रॉस की जो बनकर तैयार होती है वही बनकर तैयार होनी है। मेंडल के हिसाब से अगर जाएंगे तो ये सारे के सारे पुष्प को लाल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सारे के सारे पुष्प रोन हो जाते हैं, चितकबरे, ठीक है। चितकबरा कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें लाल पुष्प है, लाल में सफ़ेद सफ़ेद आपको धब्बा दिखाई देगा, या सफ़ेद पुष्प है लाल धब्बा दिखाई देगा, या आधा लाल आधा सफ़ेद, ऐसे पुष्प तैयार होते हैं। ये हो गया कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। तो आगे चल के आप इसका जीनोटिपिक देखिए ना क्या बनेगा। अब इसको आगे चल के अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं, द्वितीयक पीढ़ी निकालते हैं, तो दूसरी पीढ़ी में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए क्या मिलने वाला है, जो एक संकर क्रॉस होता है वही तो मिलने वाला है। तो देखिए ये मिला। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक तो प्योर रेड है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो लाल का लाल है ही। तो ये पहले तो जीन देख लीजिए, लाल है या सफ़ेद है अभी वो छोड़िए, सिर्फ जीन देखिए। 2 कैपिटल आर वाला कहीं है नहीं, सिर्फ एक ही है। एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर वाला कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। स्मॉल आर वाला कितना है, 1 ही है, तो 1 हो गया। ये तो जीनोटिपिक रेशियो हो गया, जीनोटिपिक अनुपात 1 हो गया। लेकिन अगर हम आगे चल के देखेंगे कि ये पुष्प क्या बनेगा, तो पुष्प एक पुष्प लाल बनेगा और दूसरा कोई पुष्प लाल नहीं बनने वाला, नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। पर ये दोनों जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा रोन यानी चितकबरा। ये 2 बन जाएगा चितकबरा फूल और 1 बन जाएगा सफ़ेद फूल। तो इसमें दोनों अनुपात समान हुआ ना, दोनों के दोनों अनुपात समान हो गए। अब यही अगर लेकर चलोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट कहने का मतलब जो अपूर्ण प्रभाविता है, जिसको पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाना था वो अभी पूरा प्रभाव दिखा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए सेम वही रखिए, जैसे कि स्नैपड्रैगन में लाल पुष्प है और सफ़ेद पुष्प है। जब इसको करोगे तो अगर अपूर्ण प्रभाविता होगी तो ये सबके सब चितकबरे नहीं होके क्या हो जाएंगे, पिंक, गुलाबी बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये गुलाबी पुष्प हो गया। आगे चल के आप सेम वही जा रहा है, एक आपको कैपिटल आर वाला दिखेगा, 2 आपको कैपिटल आर स्मॉल आर वाला दिखेगा और 1 आपको स्मॉल आर वाला दिखेगा, यही तो बनने वाला है। तो जीन तो वही रह गया। और अगर फिनोटिपिक अनुपात देखते हो, यानी फिनोटिपिक में ये जो पिंक है, इसमें आगे चल के ये लाल बनेगा, ये दोनों हो जाएगा गुलाबी और 1 हो गया ये। तो आपका जो कोड डोमिनेंस था वही सेम अनुपात, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वही सेम अनुपात। बात समझे। तो ये दोनों के दोनों ही सही जवाब है। अब क्या करोगे एग्जाम में, दोनों तो टिक करोगे नहीं। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप कोड डोमिनेंस करके आते हो तो वो भी सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस करके आते हो कोई एक ही करेंगे। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस करके आते हैं तो वो भी सही है, लेकिन अब निर्भर करता है आपका सही किस पर होगा। ये निर्भर करता है वहाँ जो OMR सीट जब चेक होती है तो जैक के द्वारा जिसको सही उत्तर माना गया होगा वही सही होगा। तो आप थोड़ी ना कोई अंतर्यामी हो जो जान जाओगे कौन सा सही है वही करेंगे। आप अपना टिक करके आइए, गलत तो गलत, सही तो सही। करोगे क्या, अच्छे एग्ज़ाम में जैक बोर्ड सही तरीके से परीक्षा नहीं ले सकता है। JPSC में इतने सारे सवाल गलत और ऑप्शन गलत थे, तो ये तो खैर आपकी छोटी मोटी परीक्षाएं हैं, तो ये ऐसा ही होता है। तो ये हो गए दोनों सही जवाब। ये आपके सही जानने के लिए क्या टिक करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है 17 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B जीन। यदि किसी गुणसूत्र के किन्हीं 2 जीन A और B मान लेते हैं, A और B के बीच की दूरी बहुत अधिक हो तो इनके बीच के संलग्नता की शक्ति कितनी होगी। सीधा सा सवाल है, पूछा जा रहा है जैसे कि एक गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र पे बहुत सारे जीन उपस्थित होते हैं, आपको पता है। कोई 2 जीन है जो काफ़ी दूर है, सपोज़ यहाँ पे एक जीन है जो A नाम का है और बहुत दूरी पर एक दूसरा जीन है जो B नाम का है। तो इन दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों जितनी ज़्यादा दूरी होगी इसमें, उसमें सहलगनता की शक्ति कितनी हो जाएगी, कम होगा, ज़्यादा होगा, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको बताना है। सहलगनता क्या हो गया, जब 2 जीन आपस में जुड़ा ही रह जाता है, अलग ही नहीं होता, युग्मक बनने के दौरान भी अलग नहीं होता, निषेचन के दौरान भी अलग नहीं होता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो संलग्न आपस में जुटा ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही चलता जाता है।
लेकिन अगर उसकी दूरी बढ़ती जाए, दो जीन जो सटा हुआ है वो जीन अगर अलग रहे और काफ़ी दूर रहे तो संलग्नता की शक्ति क्या हो जाएगी? वेरी गुड, ऑप्शन बी कम होगी। संलग्नता की जो शक्ति है वो कम है। ज़्यादा दिया हुआ है और क्या दिया है? दूरी से कोई संबंध नहीं है उसका, और दिया हुआ है दोनों जीन के बीच की दूरी के बराबर। नो, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होने वाला, सिर्फ होगा कम। ठीक है, जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ये कम होता चला जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नांकित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने में सहायक है? बहुत आसान सवाल है। आपको पता है कि गर्भाशय में मुख्य तौर से 3 परत मानी जाती है। सबसे भीतरी परत जिसको अंतःस्तर बोलते हो यानी एंडोमेटेरियम, उसके बाहर जस्ट बाहर यानी मध्य का परत उसको मायोमेटेरियम कहते हो, सबसे बाहरी परत पेरीमेटेरियम कहते हो। तो ये जो 3 परत है उसमें सबसे भीतरी दीवार की यहाँ बात हो रही है, अंतःस्तर की बात हो रही है, एंडोमेटेरियम की बात हो रही है। वो सबसे भीतरी स्तर पर जो रक्त के कैपिलरीज, रक्त के जो एक बेड, एक स्तर बन जाता है पूरा मोटा सा, वो क्यों बनता है? उस इम्बिडिंग के लिए यानी प्रेगनेंसी गर्भावस्था बनाए रखने के लिए। बात यहाँ पर अब आती है कि ये जो स्तर बन के तैयार होता है रक्त का, वो किस हार्मोन के नियंत्रण में रहता है जिसके मदद से वो बिल्कुल सेफ और सही से रह जाता है? कौन सा हार्मोन है जो उस पूरे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है? तो मेंटेन करके रखने का काम कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, LH या FSH? क्या हो गया? ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मादा में स्रावित ही नहीं हो रहा, तो ये चीज़ तो होना ही नहीं है। स्रावित नहीं हो रहा, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है मादा में। प्रोजेस्टेरोन सक्रिय है, LH और FSH तो दोनों में ही बनता है, पर यहाँ मुख्य तौर पे हमें इस पर ध्यान देना है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निर्मित हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, जो एक परिपक्व पुटक था जिसको ग्राफियन पुटक बोल रहे थे, उस पुटक से अंडाणु बाहर आया और वो पुटक अंडाशय के भीतर ही रह गया। वही पुटक तो परिवर्तित होकर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। यह भी सवाल था आपका इसी सेट में। जब कॉर्पस ल्यूटियम बदल गया तो वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है? उसका कार्य है प्रोजेस्टेरोन स्रावित करना, और यही प्रोजेस्टेरोन के मदद से अंतःस्तर की दीवार बिल्कुल मेंटेन रहती है। ठीक है, संतुलित रहती है। तो वो गए ये वाले सही जवाब। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछा जा रहा है 19 नंबर में, फूल की कली से परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहले से ही पुष्प जो है कली में है और आप एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कृत्रिम संकरण कराते हो। कृत्रिम संकरण क्यों कराते हैं? क्योंकि हम लोग पुष्प में, पौधे में कुछ नए लक्षण, जैसा लक्षण हम लोग चाहते हैं वो लक्षण अगर पाना है तो हम लोग किसी दूसरे प्रकार के पुष्प का परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं और चाहते हैं कि वैसा हमें लक्षण प्राप्त हो जाए। अब जैसा लक्षण आप अब जो दोनों निषेचित करेगा तो दोनों मिलकर के जो बीज तैयार करेगा उससे आपको लक्षण मिलेंगे, लेकिन उस पुष्प में भी पाए जाने वाला परागकोश है जिसमें परागकण है, और आप जो परागकण डाले हो वो तो है ही है, और उस खुद के उसके पुष्प का भी परागकण है, वो अगर वहीं रह गया तो वो भी निषेचित कर जाएगा। तो जो आप चाह रहे हो जिस लक्षण को, वो लक्षण आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे? उसमें जो उपस्थित परागकोश है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो उस परागकोश के हटाने की ही प्रक्रिया बताई जा रही है। एंथर को हटा देने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये सही जवाब हो गया। उसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। और जब मैं नोट आपको पढ़ा रही थी तब भी मैं समझाई थी कि ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपको पूछा जाता है, और देखिए आपके सामने ये सवाल है। तो कटिंग है, मैस्कुलेशन है, काटना या मैस्कुलेशन, ये सब नहीं होता। इमैस्कुलेशन इसके लिए सही शब्द है, जो कि नर भाग को हटाते हैं यानी परागकोश को हटा देते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। 20 में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ का एक मापदंड नहीं है? यानी जिसको आनुवांशिक पदार्थ आप मानते हो, आनुवांशिक पदार्थ जैसे DNA गुणसूत्र में जो उपस्थित है वो आनुवांशिक पदार्थ है, RNA भी आनुवांशिक पदार्थ है।
आरएनए डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ के लिए जो कुछ सही चीज़ें हैं, तो आपको सब पता है कि अनुवांशिक पदार्थ के लिए क्या क्या चीज़ें सही है, क्या वो करता है, क्या उसका उपयोग है, वो उसके क्या लक्षण है, सब पता है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा बताना है जो अनुवांशिक पदार्थ का मापदंड नहीं है, मीन्स उसके लिए ये सही स्टेटमेंट, उसके लिए ये सही सेंटेंस नहीं है, ये सही वाक्य नहीं है। कौन सा पूछा जा रहा है? इनमें अपनी प्रतिकृति को बनाने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और होती है। प्रतिकृति यानी अपने जैसा दूसरा। वाकई डीएनए आरएनए दूसरा नहीं बनेगा तो फिर नई कोशिका, नए जीव का जन्म कैसे होगा? तो ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। आपको पूछा जा रहा है जो नहीं होनी चाहिए, ये होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला आपका। इनमें धीमी गति से बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। यस, इसमें धीरे धीरे ही बदलाव होना चाहिए और धीरे धीरे बदलाव होता भी है। ओके, इसे रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। इसको रासायनिक और संरचनात्मक रूप से वाकई स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, इसको स्थिर रहना चाहिए। अगर इसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आ गया, बहुत जल्दी जल्दी ये दूसरे आकृति बन गई, दूसरा रसायन आ गया, ये संभव नहीं है। वो होना चाहिए कि स्थिर रहे। इसे पूर्ण रूपेण अस्थिर होना चाहिए, पूर्ण रूपेण अस्थिर नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूपेण अस्थिर रहेगा तो कुछ बदलाव फिर नहीं हो पाएगा। जो जीवोद्भव होते हैं वो जीवोद्भव नहीं हो पाएगा अगर वो उसी तरीके से जैसा है वैसा ही रह गया तो। लेकिन इसमें बदलाव होते हैं, ठीक है, तो बदलाव होने तो चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो गया। ओके, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 आपका फिनिश। इसके आगे अब कल करोगे, आज इतना ही रहने दीजिए।